Hello students, welcome to my online class for Hindi. I, Miss Jaya, your Hindi teacher. So students, today we are going to study chapter number 4 of our Naveen Pallav book. And the name of the chapter is Rafu Ki Sui. So students, let us start the reading of the chapter. पाठ 4 रफू की सुई। यह एक विदेशी कथा है। कहानी में रफू की सुई के गिरने एवं उसकी दुर्गति भरी यात्रा का अत्यंत रोचक वर्णन किया गया है। So let us start with the reading of this chapter now. एक समय में एक रफू की सुई थी जो अपने आप को इतना बारीक समझती थी कि उसे लगता था कि वह कढ़ाई की सुई है। तो एक समय की बात है, एक सुई थी जो कि इतनी बारीक थी कि उसको लगता था कि उसका काम क्या है, कढ़ाई का। वो कढ़ाई के काम में प्रयोग आने वाली सुई है। ध्यान रखो, मुझे अच्छी तरह से पकड़ो, उसने उन उंगलियों से कहा जिन्होंने उसे बाहर निकाला था। मुझे गिराना मत, यदि मैं जमीन पर गिर गई तो फिर मिलूंगी नहीं, क्योंकि मैं बहुत बारीक जो हूं। अब इसके बाद जो सुई होती है वो उंगलियों से कहती है ध्यान रखो और मुझे अच्छे से पकड़ो। वो उंगलियों से कहती है जिसने उसे डब्बे में से बाहर निकाला था कि उंगलियों मुझको बहुत ध्यान से पकड़ो, अगर मैं नीचे गिर गई तो मैं तुमको वापस से नहीं मिल पाऊंगी, क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा बारीक हूं। हो सकता है, उंगलियों ने कहा और चारों ओर से दबाकर पकड़ लिया। अब उंगलियों ने सुई से कहा हो सकता है, हाँ तुम बहुत पतली, हो सकता है कि तुम खो जाओ। तो उंगलियों ने क्या किया, उस सुई को अच्छे से अपने हाथों में पकड़ लिया था। देखो, मैं एक ट्रेन के साथ आ रही हूं, सुई ने कहा और अपने पीछे लंबा धागा लेकर आई, लेकिन धागे में गांठ नहीं थी। अब इसके बाद जो सुई है वो उंगलियों से कहती है देखो मैं एक ट्रेन के साथ आ रही हूं। यहाँ पे ट्रेन से तात्पर्य है सुई में डला हुआ धागा। तो वो कहती है कि मेरे अंदर, सुई के अंदर धागा डला हुआ है, फर्क सिर्फ इतना है कि धागे में पीछे गांठ नहीं लगी हुई है। उंगलियां सुई को बावर्चिन की उन चप्पलों के पास लाई जिनका ऊपर का चमड़ा फट गया था और उसे ठीक से पहले जैसा सिला जाना था। अब यहाँ पर जो उंगलियां हैं वो सुई को कहाँ लेकर जा रही थी, उन चप्पलों के पास जिनका चमड़ा फटा हुआ था। इसका ये मतलब है कि यहाँ पर जो सुई का प्रयोग किस लिए किया जा रहा था, जो चप्पल का फटा हुआ चमड़ा है उसको सिलने के लिए। यह बहुत गंदा काम है, सुई ने कहा। जैसे ही वो जो उंगलियां हैं उस सुई को चप्पलों के पास ले जा रही थी, वैसे ही सुई बोलती है कि यह बहुत गंदा काम है, मैं इनमें से नहीं निकल सकती, मैं टूट रही हूं, मैं टूट रही हूं, मैं टूट रही हूं। और वह सचमुच टूट गई। क्या मैंने गलत कहा था? सुई बोली मैं बहुत बारीक हूं। तो उसके बाद सुई कहती है कि मैं इतनी बारीक हूं कि मैं इन चप्पलों के बीच में से नहीं निकल सकती, तो इसी कारण मैं टूट रही हूं। अब यह एकदम बेकार हो गई है, उंगलियों ने कहा। अब क्योंकि वो जो सुई थी उसका जहां पर धागा डलता है, ऊपर का जो छेद होता है वो टूट गया था। उस चप्पलों में डालने के कारण वो सुई टूट गई थी और अब उंगलियां कहती हैं कि अब तो ये सुई बिल्कुल बेकार हो गई है, अब हम इसका कुछ भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। लेकिन उन्हें उसे उसी तरह पकड़े रहना पड़ा, क्योंकि बावर्चिन ने उस पर थोड़ी लाख लगाकर उससे अपना रुमाल
अपने सामने की तरफ टांक लिया। लेकिन सुई, माना कि सुई बेकार हो गई थी, लेकिन जो उंगलियां थी तब भी सुई को उसको बहुत अच्छे से पकड़ के रखना पड़ा, क्योंकि बावर्चिन ने क्या किया, उस सुई पर थोड़ी सी लाख लगा दी, सजावट कर दी, और उस सुई को उसने रुमाल टांकने के प्रयोग में ले लिया था। तो अब मैं एक रुमाल लगाने की सजावटी पिन बन गई हूं, सुई बोली। तो जैसे ही बावर्चिन ने उस सुई का प्रयोग रुमाल टांगने के लिए कर लिया, तो जो सुई है वो अब, पहले क्या थी, वो कढ़ाई की सुई, अब वो क्या बन गई है, रुमाल टंगाने की सजावटी पिन। सुई बोली, मुझे मालूम था कि मेरा आदर किया जाएगा। जब कोई किसी लायक होता है तभी उसका आदर होता है। और वह मन ही मन हंसी, क्योंकि किसी को भी नहीं मालूम कि सुई किस तरह हंस सकती है। वह वहां बैठी रही जैसे कि शाही बग्गी में बैठी हो, और चारों तरफ देखने लगी। अब सुई बोली, उसके बाद सुई बोली, मुझे मालूम था कि एक दिन मेरा आदर अवश्य होगा। उसका मानना था सुई का कि अगर कोई चीज किसी लायक होती है तो एक दिन उसका सम्मान अवश्य होता है। और वो रुमाल में लगकर अपने आप को ऐसा महसूस कर रही थी कि मानो वो किसी शाही बग्गी में बैठकर उसकी सवारी कर रही हो। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि क्या तुम सोने की हो? उसने अपनी पड़ोसी पिन से पूछा। अब ये जो रुमाल लगाने की सजावटी पिन थी, उसने अपने पड़ोस वाली एक पिन से पूछा, क्या तुम सोने की बनी हुई हो? तुम बहुत सुंदर हो और तुम्हारा सिर बहुत खास है, लेकिन यह काफी छोटा है। तुम्हें बड़ा होना ही पड़ेगा, क्योंकि सबके ऊपर लाख नहीं लगाई जाती। और यहाँ पर जो रुमाल लगाने की सजावटी सुई है, उसने पड़ोसी पिन से कहा कि तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हारा सिर भी बहुत खास है, लेकिन जो तुम्हारा सर है वो बहुत छोटा है। अब हर किसी के ऊपर तो लाख लगाकर उसको सुंदर नहीं बनाया जा सकता, तो तुम्हारा सर बड़ा होना चाहिए। यह कहते हुए रफू की सुई गर्व से इतने जोर से उछली कि वह रुमाल से बाहर निकलकर उस चिलमची में गिर पड़ी जिसे बावर्चिन साफ कर रही थी। अब क्या हुआ, उसको अपने ऊपर जो रुमाल लगाने की सजावटी सुई थी, रफू वाली सुई थी, उसको अपने ऊपर इतना गर्व महसूस हो रहा था कि वो अचानक से उस रुमाल में से निकलकर चिलमची में गिर गई। चिलमची में, या चिलमची का यहाँ पर अर्थ है, इन द इजी लैंग्वेज यू कैन से वॉश बेसिन, या फिर हम यहाँ पर जो सिगरेट का जो हमारा राख बचता है, जिसके अंदर सिगरेट का राख डाला जाता है, आप उसको कह सकते हैं। तो गिर पड़ी, जिससे बावर्चिन साफ कर रही थी, और जिस चिलमची को बावर्चिन साफ कर रही थी वो सुई उसमें जाकर गिर पड़ी थी। अब हम एक यात्रा पर जा रहे हैं। सुई बोली, यदि मैं खोई नहीं तो, लेकिन वह सचमुच खो गई। अब यहाँ पर रफू की सुई कहती है कि अब मेरी एक नई यात्रा शुरू हो रही है। अगर मैं नहीं खोई तो, लेकिन असल में उस चिलमची में जाने के बाद वो जो सुई है वो सच में खो गई थी। जब वह एक नाले में पड़ी थी, उसे लगा कि मैं इस दुनिया के लिए बहुत छोटी हूं, लेकिन मैं जानती हूं कि मैं कौन हूं, और यही एक खास बात है। अब फाइनली, अब चिलमची के बाद वहां से निकलते हुए अब सुई कहाँ पहुंच गई, अब वो एक नाले में पड़ी थी, और उसको लगता था कि क्योंकि वो बहुत छोटी चीज है और पड़ी भी नाली के अंदर है, तो दुनिया के लिए अब उसको ढूंढ पाना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन फिर भी उसको अपने ऊपर इतना यकीन था कि मैं बहुत ही खास चीज हूं।
इस तरह रफू की सुई ने अपना गर्व बनाए रखा और अपनी हंसी मजाक की आदत भी नहीं छोड़ी। उसके ऊपर से तरह तरह की चीजें तैरकर निकल गईं। घास, टुकड़े और पुराने अखबारों के टुकड़े। अब यहाँ पर उसकी परिस्थिति बदल गई थी सुई की। वो एक नाले में पड़ी थी, वो उसके सामने मुसीबत आ गई, लेकिन अब भी उसने अपना गर्व बनाए रखा। वो निराश नहीं हुई, बल्कि उसने अपनी हंसी मजाक की आदत को भी नहीं छोड़ा। अपनी हंसी खुशी सब कुछ उसने बनाए रखी। और जब वो नाली में पड़ी थी तो उसके ऊपर से तरह तरह की चीजें तैरकर जा रही थी, जैसे कि कोई घास का टुकड़ा हो गया, पुराने अखबार के टुकड़े हो गए, सब चीजें उसके ऊपर से तैरती हुई निकलती जा रही थी। देखो वे कैसे तैर रहे हैं, सुई ने अपने आप से कहा। उन्हें नहीं मालूम उनके नीचे क्या है। अब यहाँ पर जो सुई है वो नाली में पड़ी हुई अपने आप से कहती है कि देखो कितनी सारी चीजें ऊपर से तैरती हुई जा रही हैं और उनको नहीं पता कि नीचे कौन है। मैं यहाँ हूं, मैं यहाँ जमी रहूंगी। देखो एक लकड़ी का टुकड़ा सिर्फ अपने बारे में सोचता हुआ जा रहा है कि मैं एक लकड़ी का टुकड़ा हूं। अब एक घास का टुकड़ा जा रहा है, वह किस तरह पलट रहा है, वह किस तरह चक्कर खा रहा है। केवल अपने बारे में मत सोचो, तुम पत्थर से टकरा सकते हो। अब यहाँ पर जो नाली में पड़ी सुई कहती है कि मेरे ऊपर से देखो एक लकड़ी का टुकड़ा जा रहा है और वो यह सोच रहा है कि मैं एक लकड़ी का टुकड़ा हूं। और उसके बाद एक घास का टुकड़ा उसके ऊपर से जा रहा था और वो पलटता हुआ जा रहा था। और सुई कहती है कि तुम सब अपने आप पर इतना घमंड मत करो, तुम आगे जाकर किसी पत्थर से टकरा भी सकते हो। अब एक अखबार का टुकड़ा जा रहा है, उस पर जो लिखा था वह तो कब का धुल चुका है, लेकिन अभी भी वह अपने आप को बहुत कुछ समझ रहा है। मैं यहाँ चुपचाप धैर्य से बैठी हूँ। मुझे मालूम है कि मैं कौन हूँ और मैं वहीं रहूंगी जो मैं हूँ। अब उसके बाद एक अखबार का टुकड़ा जिसके ऊपर के सारे अक्षर पानी में डूबने के कारण सब कुछ धुल चुका था, वो भी अपने ऊपर घमंड करता हुआ जा रहा था। लेकिन जो सुई है वो वहां पर ही नाली में ही बैठी रही और उसको मालूम था कि वह कौन है और वह वहीं पर ही रहेगी। एक दिन उसके बिल्कुल पास कुछ आया जो अद्भुत रूप से चमक रहा था। सुई को लगा कि वह हीरा है, लेकिन वह टूटी बोतल का एक टुकड़ा था। वह चमक रहा था, इसलिए सुई ने उससे बात की और रुमाल लगाने की सजावटी पिन कहकर अपना परिचय दिया। मुझे लगता है कि तुम हीरा हो, उसने कहा। क्यों? हाँ, करीब करीब वैसा ही। अब एक दिन क्या हुआ कि सुई के बिल्कुल पास से एक अद्भुत रूप से चमकती हुई चीज जा रही थी और उसको लगा कि वो हीरा है, लेकिन असल में वो क्या था? एक बोतल का टूटा हुआ टुकड़ा। तो वो चमक रहा था, तो इसलिए सुई ने उस बोतल के टुकड़े से बात की और उससे पूछा, क्या तुम हीरा हो? तो बोतल के टुकड़े ने कहा, हाँ, करीब करीब मैं वैसा ही हूं। और फिर दोनों ने एक दूसरे को बेशकीमती चीज मान लिया और वे दुनिया के बारे में बात करने लगे कि यह कितनी अहंकार पूर्ण है। मैं एक औरत के बक्से में थी, सुई बोली, और वह एक बावर्चिन थी। उसके हर हाथ में 5 उंगलियां थी और मैंने उसकी उंगलियां जैसी अहंकारी चीजें दुनिया में और कहीं नहीं देखी। वे ही मुझे बक्से में रखने और उससे निकालने का काम करती थी। अब
दोनों ने ही, जो बोतल का टुकड़ा था और जो सुई थी, दोनों ने ही आपस में एक दूसरे को बेशकीमती चीज मान लिया था कि हम दोनों ही बहुत जरूरतमंद चीजें हैं। और दोनों आपस में बात करने लगे कि ये दुनिया कितनी अहंकार, घमंड से भरी हुई है। उसके बाद सुई अपनी कहानी बोतल के टुकड़े को सुनाने लगती है। वो कहती है कि मैं एक ऐसे खानदान में रहती थी, मैं एक बावर्चिन के घर में रहती थी जिसके हाथ में 5 उंगलियां थी, और वो जो उंगलियां हैं वही मुझे बक्से के अंदर रखती थी और बक्से में से बाहर निकालती थी। तो बोतल, क्या वे अच्छे खानदान की थी? बोतल के टुकड़े ने पूछा। तो अब यहाँ पर सुई से बोतल के टुकड़े ने पूछा, क्या वो उंगलियां अच्छे खानदान की थी? नहीं, बिल्कुल नहीं, सुई ने जवाब दिया, लेकिन बहुत घमंडी। सुई ने कहा कि नहीं, वो उंगलियां बिल्कुल भी अच्छे खानदान की नहीं थी, वो बहुत ही घमंडी थी। तो अब हम उन उंगलियों के बारे में पढ़ेंगे। उस उंगली परिवार में वे 5 भाई थे। अब यहाँ पर जो 5 उंगलियां, बावर्चिन के हाथ में जो 5 उंगलियां हैं, उसको उसने कहा है कि वो 5 भाई थे। वे बहुत गर्व के साथ रहते थे, हालांकि उनकी लंबाई अलग अलग थी। सुई बता रही है कि जो बावर्चिन के हाथ में 5 उंगलियां थी, वो अलग अलग लंबाई की थी। सबसे बाहर वाला अंगूठा था छोटा और मोटा, वह सबसे आगे चलता था और उसकी पीठ में केवल एक जोड़ था, जिसकी वजह से वह केवल एक जगह से झुक सकता था। लेकिन वह कहता था कि यदि किसी आदमी से उसे छीन लिया जाए तो वह आदमी युद्ध में भाग नहीं ले सकता था। गड्ढेदार मुंह वाली दूसरी उंगली अपने आप को मीठे और खट्टे में डुबोती रहती थी, सूरज और चांद की तरफ इशारा करती थी और लिखते समय काम करती थी। तीसरी लंबी उंगली अपने कंधों के ऊपर से सबको देखती थी। सोना पहनने वाली चौथी उंगली अपनी कमर में सोने की पट्टी बांधे रहती थी और नन्ही खेलने वाली छोटी उंगली कुछ भी नहीं करती थी और उसे इस बात का घमंड था। वह कुछ नहीं, सिर्फ अपनी तारीफ करती रहती थी और इसीलिए मैं वहां से आ गई। और अब हम यहाँ चमकते रहेंगे, बोतल के टुकड़े ने कहा। अब सुई और बोतल के टुकड़े आपस में बात करने लगे कि अब हम दोनों यहाँ पर चमकते रहेंगे। इसी समय नाले में और पानी आ गया। मैं यहीं रहूंगी, मैं बहुत छोटी हूँ, लेकिन यही मेरा गर्व है और मेरा गर्व सम्मान योग्य है। और वह सुई वहीं गर्व से बैठी रही। उसे बड़े बड़े विचार आते रहे। मैं यह मान सकती हूँ कि मैं एक सूरज की किरण से पैदा हुई थी। मैं इतनी बारीक हूँ, मुझे सचमुच यह लगता है कि सूरज की किरण हमेशा मुझे नाले के नीचे ढूंढती रहती है। आह, मैं इतनी बारीक हूँ कि मेरी माँ भी मुझे नहीं खोज सकती। यदि मेरे पास मेरी आंख होती तो टूट गई है तो मैं रो सकती थी, लेकिन नहीं, मुझे रोना नहीं है क्योंकि यह वृद्ध लोगों का काम नहीं है। अब जो सुई है वो कहती है कि मुझे लगता है कि मैं सूरज की किरण से पैदा हुई हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि मानो सूरज की किरण हमेशा मुझे ढूंढती रहती है। और वो ये भी मानती है कि अगर उसकी आंखें होती जो कि अब टूट चुकी हैं तो वह रो सकती थी, लेकिन उसका मानना था कि मुझे रोना नहीं है, चाहे जीवन में कोई परिस्थिति आ जाए, मुझको हार नहीं माननी है, मुझको रोना नहीं है, क्योंकि यह
अच्छे लोगों का काम नहीं होता। एक दिन उस नाले में गली के कुछ लड़के कुछ खोजते हुए आए। यहाँ उन्हें कई बार पुरानी कीलें, 1-2 पैसे या इसी तरह की चीजें मिल जाती थी। यह गंदा काम था, लेकिन इसमें उन्हें मजा आता था। अब क्या हुआ, वहां पर कुछ गली के लड़के आए नाली के पास और वो नाली में से पुरानी चीजें ढूंढने लगे। तो उन बच्चों को कभी नाली में से कील मिल जाती थी, कभी कुछ पैसे मिल जाते थे। माना कि यह गंदा काम था, लेकिन उन बच्चों को नाली में से चीजें उठाने में बहुत मजा आता था। ओह, एक चिल्लाया जिसे सुई चुभ गई थी, यहाँ कुछ है। अब उसमें से जब वो नाली में से कुछ चीजें ढूंढ रहे थे तो एक बच्चे को सुई लग गई। तो वो एकदम से वो चिल्लाया, लगता है यहाँ पर कुछ है। मैं कुछ नहीं बल्कि एक स्त्री हूँ, सुई बोली। अब उसकी आवाज सुनते ही सुई बोली कि मैं एक स्त्री हूँ। लेकिन उसकी बात किसी ने नहीं सुनी। उसकी लाख निकल गई थी और वह काली पड़ गई थी। लेकिन काला होने से आदमी पतला दिखने लगता है, इसलिए वह खुद को और भी बारीक मानने लगी थी। वो देखो, अंडे का छिलका तैरता आ रहा है, लड़कों ने कहा और सुई को अंडे के छिलके में घुसा दिया। अब क्या हुआ, जब लड़के वहां पर नाली के हाथ मार रहे थे, जब नाली के पानी में, तभी एक अंडे का छिलका तैरता हुआ वहां पर आ गया और उन्होंने क्या किया, बच्चों ने उस सुई को उस अंडे के छिलके में रख दिया था। सफेद दीवारें और काली मैं, अच्छा दिखता है, सुई ने कहा। अब कोई भी मुझे देख सकता है। मुझे यही चिंता है कि पानी से मेरी तबीयत खराब ना हो जाए। लेकिन वह अच्छी भली थी। यह किसी का लोहे का पेट हो और वह ध्यान रखे कि वह आम आदमी से थोड़ा अलग है, तो पानी में किसी की तबीयत खराब नहीं हो सकती। मेरी तबीयत ठीक है। जो जितना बारीक होता है उतना ही परेशानियों को सहन कर सकता है। चटाक, अंडे का छिलका टूट गया क्योंकि उसके ऊपर से हाथ ठेला निकल गया था। हे ईश्वर, कोई किसी को कैसे कुचल देता है, सुई बोली। मेरी तबीयत खराब हो रही है, मैं बीमार हो रही हूँ। लेकिन उसकी तबीयत सचमुच खराब नहीं थी। हालांकि हाथ ठेला उसके ऊपर से गुजर गया था, फिर भी वह वहीं लेटी थी और वहीं लेटी रहेगी। तो इसके बाद जब वो अंडे का छिलका सड़क पर पहुंच गया तो एक हाथ ठेला उसके ऊपर से निकल गया, जिसके कारण वो जो अंडे का छिलका था वो टूट गया था। तो इसको देखते हुए सुई बोलती है कि ये दुनिया कितनी बेरहम है, किसी को भी कितनी आसानी से कुचल देती है, और कहती है कि मेरी तबीयत खराब हो रही है। हालांकि सचमुच उसकी तबीयत खराब नहीं हुई थी और वो छिलका टूट जाने के बाद वो जो सुई है वहीं पर पड़ी रही और वहीं पर ही लेटी रहेगी। तो जीवन मूल्य, जीवन के संघर्ष में सभी को अडिग रहना चाहिए। तो इस पार्ट में हमने क्या समझा कि चाहे जीवन में कोई भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन किसी भी व्यक्ति को बिना डरे, बिना परेशान हुए हर परिस्थिति का सामना करना चाहिए। So student, now we have just completed the reading of the chapter and its explanation as well. Now we have to do Shabdarth in our notebook. So I am reading Shabdarth for you once. First one is रफू, एक प्रकार की सिलाई. Second is बारीक, महीन. Third one is सजावटी. Answer is सजावट के योग्य. Next is लायक, मीनिंग योग्य. गर्व, घमंड. खास, विशेष. आदत, अभ्यास. बेशकीमती, बहुमूल्य. तबीयत, स्वास्थ्य. So after this you have to do these question answers and किसने किससे कहा in your notebook as well. So very first question is
रफू की सुई अपने आप को क्या समझती थी? आंसर इज रफू की सुई अपने आप को इतना बारीक समझती थी कि उसे लगता था कि वह कढ़ाई की सुई है। क्वेश्चन नंबर 2, रफू की सुई ने पिन से क्या कहा? रफू की सुई ने पिन से कहा, क्या तुम सोने की हो? तुम बहुत सुंदर हो और तुम्हारा सिर बहुत खास है। क्वेश्चन नंबर 3, नाले में लकड़ी के टुकड़े को देखकर सुई ने क्या कहा? आंसर इज सुई ने कहा, यह लकड़ी का टुकड़ा सिर्फ अपने बारे में सोचता हुआ जा रहा है कि मैं एक लकड़ी का टुकड़ा हूं। क्वेश्चन नंबर 4, आंख होने पर सुई क्या कर सकती थी? एंड योर आंसर इज आंख होने पर सुई रो सकती थी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज किसने किससे कहा? नंबर 1, ध्यान रखो और मुझे अच्छी तरह से पकड़ो। आंसर इज सुई ने उंगलियों से। सेकेंड वन इज अब यह एकदम बेकार हो गई है। आंसर इज उंगलियों ने अपने आप से। नंबर 3, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि क्या तुम सोने की हो? एंड योर आंसर इज सुई ने पड़ोसी पिन से। नंबर 4, क्या वे अच्छे खानदान की थी? आंसर इज बोतल के टुकड़े ने सुई से। So after this we are having some exercises and मौखिक प्रश्नोत्तर which you have to do in your notebook as well. So first one is दो दो शब्द बनाइए। फर्स्ट वन इज बच्चे, कच्चे, सच्चे। सेकेंड इज पत्र, मित्र, चित्र। थर्ड इज खट्टे, सट्टे, फट्टे। फोर्थ वन इज दुग्ध, मुग्ध, स्निग्ध। सेकेंड क्वेश्चन इज समझिए और लिखिए। सजावट, सजावटी, बनावट, बनावटी, लिखावट, लिखावटी, दिखावट, दिखावटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विलोम लिखिए। सुंदर, बदसूरत, आदर, निरादर, खास, आम, अभिमान, नम्रता, आवश्यक, अनावश्यक। नाउ मौखिक प्रश्नोत्तर। चमड़े से बनी हुई दो वस्तुओं के नाम लिखिए। आंसर इज जूता, बैग। सेकेंड क्वेश्चन इज सुई किस धातु की बनती है? एंड योर आंसर इज लोहे। थर्ड क्वेश्चन इज सोना बेचने वाले को क्या कहते हैं? आंसर इज सुनार। फोर्थ वन इज अनामिका किस उंगली को कहते हैं? एंड योर आंसर इज कनिष्का और मध्यमा के बीच की उंगली। Now student, that is all for this chapter, and these question answers and exercises and shabdat you have to do in your notebook, and PDF will also be provided to your class in the WhatsApp group. So thank you so much.